हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो यार आप सब। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कर रहे होंगे लाइफ प्रोसेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये लाइफ प्रोसेस का मतलब सबको पता है, हमारी ज़िंदगी के जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उनके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बहुत डिमांड आ रही थी इस पर। क्लास 10th के बारे में बात करेंगे हम। पता है लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर है बायो का। 3 चैप्टर होंगे, 3 से 4 चैप्टर बायो में हम सब कवर कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं कि अनअकैडमी का रिवाइजाथॉन सीरीज़ चल रहा है। यहाँ पे काउंटडाउन इज़ ऑन। सो भाई 16 जनवरी से स्टार्ट है और ये 20 तक चल रहा होगा। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जाके देख सकते हो, 9 to 12 क्लासेस तक के। 10th क्लास के हो तो स्पेशल 5-day इवेंट है ये। सो आप जाओ अपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन ले रहे हो क्लास 10th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो कोड यूज़ करोगे इंग्लिश वर्ड, कोई बात नहीं, इंग्लिश वर्ड, ये कोड यूज़ करोगे और साथ साथ सब्सक्रिप्शन आप खरीद लोगे। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा इस कोड के साथ, ठीक है। ओके, 16 से 20 तक का है, फ्री क्लासेज है, रिवाइज कराया जा रहा है सारा सिलेबस आपका यहाँ पे। तो आप जाके इंग्लिश वर्ड कोड यूज़ करके फ्री में आप ले सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए। और मेरी मॉम की भी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे स्पेशल क्लास हो रही है यार यहाँ पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। इंग्लिश की मेरी मॉम ले रही है उसको, तो जाके आप बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं यार। फ्री क्लासेस भी तुम लोग अटेंड नहीं कर रहे हो तो फिर क्या मज़ा आएगा। पूरा सिलेबस 30 आवर्स में कवर कराया जा रहा है मेरी मॉम के द्वारा अनअकैडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल फ्री होगा वो, जाके आप तुम ज्वाइन कर सकते हो। और जितना भी जो लिंक शिंक है, जितने भी लिंक विंक है, सब ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके लग जाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप शुरू में सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, फिर हम जल्दी से शुरू कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप लिंक का डिस्क्रिप्शन में तुम्हें डाउन मिल जाएगा, जाके उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर तुम्हें लेटेस्ट अपडेट मिलता रहता है। और रिवाइजाथॉन एक बार जाके जरूर चेकआउट करो, बहुत अच्छी यहाँ पे सीरीज़ है अनअकैडमी के द्वारा। अब बात करते हैं अपने लाइव प्रोसेस के अंदर। देख सकते हो पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, जो चैप्टर ये पहले से पढ़ के आया है उसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो नहीं पढ़ के आया उसे मैं एक एक चीज़ दोबारा समझा रहा हूँ। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पे हम ध्यान दे रहे होंगे। पूरा चैप्टर में नहीं पढ़ाने बैठा हूँ मैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अराउंड 17-18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तुम पॉज करके लर्न भी कर सकते हो इसे, मेरी मानो तो यही करना। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन और प्रोसेस ऑफ इन अमीबा, ठीक है। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशनल प्रोसेस बताना। ये क्वेश्चन जिसने नहीं किया लाइव प्रोसेस में उसने किया क्या है मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसके आने के चांसेस 95% तक के रहते हैं, ठीक है, हमेशा 95% तक के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा होलोजोइक होता है। होलोजोइक जैसे हम अपना नॉर्मल खाना खाते हैं अपने माउथ की हेल्प से, सो इसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, जैसे अमीबा का केस ले लो तुम, ठीक है। तो होलोजोइक समझना, ये मत समझना सिर्फ अमीबा में होता है। तुम में, मुझ में, डॉगी में, काऊ में, सब में होलोजोइक न्यूट्रिशन ही पाया जाता है, ठीक है। सो ये जो डायग्राम है तुम्हें दिख रहा होगा, वाला डायग्राम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बना के देख लेना। पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन है। इंजेक्शन फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, पता है ये अपना खाना जो होता है अपना सूडोपोडिया के हेल्प से अंदर लेता है। उसके बाद इसका वैक्यूल फॉर्म करता है, यहाँ पे देख सकते हो फूड वैक्यूल बन जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसको फूड वैक्यूल में से खाना ये इनगल्फ कर लेता है, मतलब डाइजेशन हो जाता है, फिर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो खाना देख सकते हो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इसके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये खाना चला जाता है, ठीक है। एसिमिलेशन तुम्हें मतलब पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं, जो फूड होता है, एनर्जी जो तुमने एब्जॉर्ब किया है फूड, उसको एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज करना को एसिमिलेशन कहते हैं। डाइजेस्टेड फूड को अपने एसिमिलेशन कर दिया, ठीक है, और इजेशन हो गया, फिर मतलब खाना बाहर निकालना, अनडाइजेस्टेड फूड। अब इसके पॉइंट सिर्फ यही नहीं लिखना हमें। अगर ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है अमीबा के न्यूट्रिशनल प्रोसेस पे, तो हमें ये पूरा पॉइंट लिखने हुए हैं, वेरियस स्टेप्स। जी हाँ, लर्न करना ज़रूरी है इसको। इससे बीच बीच से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप व्हाट इज़ डाइजेशन इन अमीबा, बताओ कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है, ये सब क्वेश्चन आ जाता है। देखो, अमीबा इंजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मैंने बता दिया, सूडोपोडिया होता है। जैसी फूड पार्टिकल, ये तो बच्चों वाली लाइन है, तुम इतना तो खुद कर सकते हो यार। फूड पार्टिकल अप्रोच करता है अमीबा पे तो सूडोपोडिया राउंड बन जाता है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे वैक्यूल के फॉर्म में इनसाइड अमीबा अंदर अपना खाना ले लेता है। डाइजेशन मैंने बताया, वेरियस एंजाइम्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वेरियस एंजाइम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये ज़रूर है लिखना, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो फूड वैक्यूल के अंदर घुसते हैं, एंटर करते हैं, और वहाँ पे आप ब्रेक कर देते हैं उनको सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। डाइजेशन का मतलब यही होता है, किसी बड़े कॉम्प्लेक्स को सिंपल मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। एब्जॉर्प्शन में पता है ऑलरेडी यार, सिंपल सॉल्युबल फूड को एब्जॉर्ब कर लिया साइटोप्लाज्म के ही अंदर अमीबा में,
फूड वैक्यूल्स के द्वारा, मैंने बता दिया डिफ्यूजन, ये प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन में पढ़ा होगा तुमने केमिस्ट्री में भी। तो डिफ्यूजन की हेल्प से यहाँ पे फूड को एब्जॉर्व कर लिया जाता है। और एसिमिलेशन मतलब वही एनर्जी वाला मैं तुम्हें बताया, ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्व फूड थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन के यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हो तुम्हें एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय अमीबा फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तुम भी जो खाना खाते हो वो एटीपी के फॉर्म में जब यूटिलाइज करते हो तुम उसको, जब एटीपी तुम्हारे रिलीज आउट होती है तो भाई तुम्हारी वो ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द सेल्स जो तुम्हारे डैमेज टिश्यू उसमें हेल्प करता है। वैसी सेम अमीबा के केस में भी है। और इजेशन मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता हुआ है यहाँ पे कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल देते हैं सेल मेम्ब्रेन से, जो उसकी होती है सेल मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है कहीं से भी, जैसे ऐसे अमीबा तुम्हारा बना हुआ है तो अगर खाना यहाँ पे है तो यहीं से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कहीं से भी सेल मेम्ब्रेन उसकी रप्चर हो जाती है और खाना अनडाइजेस्टेड फूड है। ये इतना लिखना मुझे नहीं लगता ज़रूरी है यहाँ पे, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो व्हाट इज़ कंपेंसेशन पॉइंट? कंपेंसेशन पॉइंट क्या है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों बराबर हो, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है, इसमें O2 निकलती है और इसमें CO2 निकलता है। ये थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें याद रखना है। फोटोसिंथेसिस मतलब जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और फिर ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है हम लोगों के लिए। तो हम इस तरह से लर्न कर सकते हो कि जो प्लांट्स में से ऑक्सीजन निकलती है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से निकलती है और रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपेंसेशन पॉइंट है जहाँ पे दोनों का रेट बराबर हो। इसमें क्या होता है, जो O2 का लिबरेशन रेट है वो इक्वल टू लिबरेशन रेट ऑफ CO2, जितना ऑक्सीजन निकल रहा है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं हम कंपेंसेशन पॉइंट। O2 कहाँ से निकल रहा है? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। और CO2 कहाँ से निकल रहा है? रेस्पिरेशन की हेल्प से। नो नेट अपटेक ऑफ गैसेस, कोई भी नेट अपटेक नहीं होता एनवायरनमेंट से। यहाँ लिखा है कंपेंसेशन पॉइंट यूजुअली डस्क एंड डॉन ऑन अ क्लाउडी डे, ठीक है। ये जब होता है यहाँ पे CO2 के केस में तुम रेस्पिरेशन प्लांट्स भी करते हैं, रेस्पिरेशन जैसे हम करते हैं, तो यहाँ प्लांट्स के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का दोनों का रेट सेम हो, ये मेनली क्लाउडी डे पे होता है, ठीक है। क्लाउडी डे के अंदर तुम प्लांट्स के अंदर देखोगे ऐसा तुम्हें मिलेगा जहाँ पे कंपेंसेशन पॉइंट अचीव करा जाएगा, जहाँ पे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों साथ में हो रहे होंगे। पूछा है ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। अरे यार क्या बकवास सवाल है, इसमें भी कुछ बच्चे अगर फंस जाए तो बहुत बहुत बुरी बात है। अरे भाई जब तुम्हें पता है दिन के अंदर सनलाइट आती है, मेन इसका क्या रीज़न है यहाँ पे नीचे रीज़न है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ओवरव्यू देने के लिए। दिन में सनलाइट पड़ेगी, मैं तुम्हें ओवरव्यू बता रहा हूँ। दिन में सनलाइट पड़ी प्लांट के अंदर, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगी, सनलाइट को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करके ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा वो। तो मतलब दिन में तो भाई सनलाइट पड़ रही है जब तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस हो रहा है। पर रात की बात करूँ, अगर नाइट की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो नाइट के अंदर सनलाइट तो भाई नहीं होने की होगी, क्योंकि सनलाइट रात में तो भाई चंदा मामा आ जाता है, तो सनलाइट तो गायब हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगी वहाँ पे। यही बात करी गई है। डे टाइम पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मोर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, पता है भाई क्योंकि सनलाइट होती है, एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। नो फोटोसिंथेसिस नाइट पे, क्योंकि सनलाइट नहीं होती इसलिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वहाँ पे रेस्पिरेशन के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा। ऊपर जो तुम कंफ्यूज मत हो जाना, कभी सोचो कि हम निकालते हैं रात में, हम तो हमेशा निकालते हैं, यहाँ प्लांट्स की बात चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज एसेंशियल, व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स, वेयर डू सब्सटेंसेज इन प्लांट रीच द रिजल्ट ट्रांसलोकेशन। CBSE 2019 का टुच्चा सा बकवास सा सवाल इस चैप्टर से आता हुआ, पता नहीं कैसे दे देते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हमें पता है भाई, लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। डेफिनेशन तो कई बार पूछी गई है, कई बार हज़ारों बार इसको कन्फ्यूज़ करा जाता है और कुछ टर्म्स के साथ। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड लीव से सारे अदर पार्ट्स में हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लीव्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, हम सबको पता है लीव्स जो होती हैं फोटोसिंथेसिस करती है और कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करती हैं जो कि शुगर है। फिर ये फॉर्म जो ये फूड बन जाता है यहाँ से लीव्स से, वो सारा ट्रांसलोकेट हो जाता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्लोएम की हेल्प से। अच्छा मुझे बताओ जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तुमने चैप्टर पढ़ रखा होगा, तुम्हें पता होगा। जी हाँ, वो करता है भाई जाइलम, ठीक है। तो मतलब जो फ्लोएम है वो फूड पार्टिकल्स को लीव से इधर उधर पहुँचाता है और बाकी जाइलम वाटर मिनरल्स को रूट से पहुँचाता है। यूनिडायरेक्शनल कौन होता है? जाइलम होता है यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। राइटिंग बेकार है तो कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो बस। यूनिडायरेक्शनल जाइलम होता है और फ्लोएम होता है मल्टी डायरेक्शनल, ये होता है मल्टी, ठीक है। मल्टी डायरेक्शनल मतलब ऊपर नीचे कहीं भी, जो जाइलम होता है वो सीधा रूट से ऊपर तक जाता है, कॉमन सेंस वाली बात। फिर पूछा है कि वाई डू सब्सटेंसेज इन प्लांट रीच अ रिजल्ट टू ट्रांसलोकेशन, क्योंकि नो फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट्स
देखो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट है, वो है लीव्स का, तो भाई लीव्स से बाकी पार्ट्स पे कैसे चला जाएगा भाई, खुद अपना खाना नहीं बना सकते बाकी पार्ट्स, तो बस लीव्स बनाता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है इधर उधर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आवाज़ आ रही होगी उसके लिए सॉरी यार। स्टेट ऑफ फंक्शन बोमेंस कैप्सूल और, अरे क्या बकवास क्वेश्चन है, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलर जो कि किडनी में होता है, किडनी में जो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है जो नेफ्रॉन, उसके अंदर पाया जाता है ये, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर पाया जाएगा ये। ओके, तो बोमेंस कैप्सूल जो होता है ग्लोमेरुलर सेमी परमिएबल वॉल होती है, मतलब कुछ को अलाउ करती है, कुछ पार्टिकल्स को अलाउ, कुछ मटेरियल को अलाउ करती है, कुछ को अलाउ नहीं करती। दोनों मेनली मैं तुम्हें ओवरव्यू बताऊँ तो फिल्ट्रेशन की हेल्प करता है। तो अगर तुम कुछ पर्टिकुलर वर्ड लर्न कर लेते हो, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, फिल्ट्रेशन, बात खत्म, बाकी बना बना के लिखना होता है हमें। ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट, जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। कंटेंट इन बोमेंस कैप्सूल के अंदर होता है ग्लोमेरुलस। सबसे पहली बात तो वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंस जितने भी होते हैं वेस्ट यूजफुल फिल्टर कर लिया था भाई बोमेंस कैप्सूल के अंदर, वही मैंने बताया फिल्ट्रेशन का मेनली होता है। जितने भी यूजफुल चीज़ें होती हैं वेस्ट के अंदर से वो सब निकाल के हम यहाँ पे किडनी में वो फिल्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। इनटू द ट्रिब्यूल एंड बोथ आर स्ट्रक्चर ऑफ फिल्टरिंग अपैरेटस, ठीक है। बस ये देखो इन्होंने भी, देखो इनके पास भी शब्द नहीं थे, इन्होंने मेन ये इस पॉइंट पर आना था, मेन पॉइंट है ये, ठीक है। इन्होंने ऊपर फालतू की बकवास इसलिए करी क्योंकि अगर 2 नंबर पे क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ये सब बकवास लिखना होगा। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे 11th में तुम इसका बहुत ही एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ रहे होगे एक्सक्रीशन वाले चैप्टर के अंदर। हाउ डू गार्ड सेल्स, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू गार्ड सेल्स रेगुलेट, अरे बहुत आसान है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, हमेशा एनसीईआरटी एग्जामिनर का बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये हर बार पूछता है, 1 मार्क्स में भी पूछता है, सेकंड मार्क्स 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में भी कभी कभार पूछ लेता है। स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल होगा तो भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल, किसी में तुम पानी भर दोगे तो वो स्वेल हो जाएगा, इसलिए जब स्वेलिंग हो जाता है तो वहाँ पे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर हो जाता है, ठीक है। समझ लो कि एक बैलून है, उस पर तुमने पानी बहुत ज़्यादा भर दिया और इतना ज़्यादा भर दिया कि वो फट गया, तो भाई खुल गया ना वो, ये तुम ऐसा एक आइडिया समझ सकते हो। मैं तो ऐसे ही लर्न करा करता था, ठीक है। कभी इसमें कन्फ्यूज मत होना कि पानी भरने से खुलता है कि बंद हो जाता है, टर्जिट की फ्लैसिड, अरे भैया समझ ही नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल होता है क्लोज द, अगर श्रिंक हो रहा है, अगर गार्ड सेल जो होते हैं, गार्ड सेल कैसे होते हैं, मेरा डायग्राम पता नहीं, ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है गार्ड सेल, आप सही बनाए, ठीक है। ये गार्ड सेल है दोनों, ये दोनों। तो जब श्रिंक होता है तो वो क्यों होता है, जब श्रिंक हो जाता है तो जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और जब स्वेलन हो जाता है तो वो भाई ओपन हो जाता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का जो टर्गर चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये मेन पॉइंट है इसमें। टर्गर प्रेशर, टर्गर के कारण, टर्गर प्रेशर जो होता है, पानी अंदर आना पानी बाहर जाना के जा रहा है, जो प्रेशर जनरेट होता है वो टर्गर प्रेशर कहलाया जाता है सेल के अंदर। तो उसके कारण यहाँ पे गार्ड का सेल का ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग तुम्हें मिलेगा, जिससे स्टोमेटल पोर ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है, मतलब वही गार्ड सेल का। फिर गार्ड सेल है टर्जिट, टर्जिट मतलब टर्जिट वही मतलब मोटा, टर्जिट मतलब मोटा, ठीक है। मोटा से तुम याद रख सकते हो स्वेलन और ओपन, भाई फ्लैसिड मतलब श्रिंक, ठीक है। ये तुम कुछ निमोनिक्स बना सकते हो अपने लिए यार, कि मोटा मतलब टर्जिट मतलब भरा भरा तो स्वेल हो गया, ठीक है, स्टोमेटल एपरल क्लोजेस, ठीक है, बात हो गई। घूम फिरा के ही टर्जिट होगा तो स्टोमेटल जो गार्ड सेल है वो ओपन हो जाएंगे, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, और जब तुम्हारे फ्लैसिड हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, तो गार्ड सेल हेल्प करेगा स्टोमेटल पोर के क्लोजिंग में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लोगे इनको तो तुम्हें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 पे, वाई इज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज डबल सर्कुलेशन, भाई कितना आसान क्वेश्चन है, क्योंकि 2 बार पंप करता है ब्लड, 2 बार आता है हार्ट के अंदर। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन इज हार्ट इज डबल सर्कुलेशन, पता है, बिकॉज द ब्लड पासेज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, पता है यार, तुम्हें इतना तो पता होगा। मैं बताऊँ यहाँ पे तो राइट एट्रियम होता है, फिर राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। मुझे बताओ कौन सा जो होता है ऑक्सीजनेटेड ले जाता है, ये डी ऑक्सी ले जाता है, ये रह जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमेशा उल्टा सोचना, हमेशा हम सोचते हैं राइट हैंड बहुत अच्छा होता है, तो समझना राइट हैंड वाली चीज़ में हमेशा बुरी चीज़ जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वाला हम सोचते हैं बेकार है, तो लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उल्टी चीज़ होती है, ठीक है। 1 थ्रू राइट हाफ ऑफ द, वही बात लिखी हुई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड 1 थ्रू लेफ्ट हाफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए, इसका बड़ा सा एक प्रोसेस है, तुम्हें वो भी पता होना चाहिए, आगे हम कुछ बात करेंगे इस बारे में। 7th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाइल, जो बाइल होता है लिवर के अंदर होता है, डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन, ठीक है, बात करते हैं इस बारे में। बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नीट का भी सवाल बन सकता है, अगर तुम 10th में हो तो ये बहुत अच्छा सवाल है नीट के लिए भी, ठीक है, नीट लेवल का बता रहा हूँ तुम्हें मैं, ठीक है। बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। ये जब भी डाइजेशन के लिए इतना एसेंशियल क्यों है, क्योंकि क्या होता है, बाइल जो होता है वो एल्कलीन नेचर का होता है,
एक बार बताओ तुम्हारा जो खाना स्टमक के अंदर जाता है वो एसिडिक नेचर का होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। सो क्या करे भाई, उसमें कंटेन सॉल्ट बाइल के अंदर, ठीक है। इमल्सीफाई करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बाइल का, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल परफॉर्म 2 फंक्शन। सो बाइल के यहाँ पे 2 फंक्शन होते हैं। बात करते हैं फूड और इसके 2 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फूड कंटेनिंग स्टमक ने बताया एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिडिक? HCl के कारण एसिडिक होता है। इसको एल्कलीन तो बनाना ही पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो खाना तुम एसिडिक वाला खाना पैंक्रियाज के अंदर जाएगा तो क्या होगा भाई, पैंक्रियाज पूरा खराब हो जाएगा। एक बार एसिड को अपने हाथ में डाल के देखना, मत डालना वैसे, तो पूरा हाथ की स्किन खराब हो जाएगी। तो भाई उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलीन कुछ करना तो पड़ेगा हमें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा तुमने, तो इसलिए हमें ऐसे बाइल का यूज़ करना पड़ता है। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक डाउन द फैट, मैंने बताया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है जितने भी बड़े पार्टिकल्स फूड के होते हैं, और ये इंक्रीज़ क्या करता है, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स करता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करता है बाइल, ठीक है। और आराम से फिर डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से पूरा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एडेप्टेशन ऑफ लीफ ऑफ फोटोसिंथेसिस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। लार्ज सरफेस एरिया होता है, मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन के, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना अच्छी एब्जॉर्ब करेगी लाइट। राइट एंगल पे होता है, जितनी भी जो ओवरलैप होती है, यहाँ पे बात करते हैं लीव्स को ओवरलैप करना पड़ता है, अपने आप ओवरलैप हो जाती है, जो लीव्स होती हैं अपने आप ओवरलैप हो जाती हैं क्योंकि उनको लाइट की राइट एंगल पे होती है, याद रखने चीज़। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है, एनेबल क्विक ट्रांसपोर्टर, लीव्स के अंदर तुम देखोगे तो तुम्हें एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेन्स मिलेगा। बात करूँ अगर, यार मुझे लीफ डायग्राम, हाँ बन गया, ठीक है, ये स्टेम होगी, ठीक है। ये तो मिड रेब हो गया, ये देखो ये वेन, ये जो वेन दिख रही है तुम्हें, ठीक है, ये वेन क्या करती है, हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट के लिए टू एंड फ्रॉम द मीसोफिल सेल। तो मीसोफिल सेल में यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है मीसोफिल सेल। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्टोमेटा में पता है, स्टोमेटा होता है भाई गैसेस एक्सचेंज के लिए, हमें पता है स्टोमेटा, स्टोमेटल पोल हमने बात करी थी अभी। क्लोरोप्लास्ट इज मोर इन नंबर ऑन द अपर सरफेस देन ऑन द लीव। लोअर सरफेस के कंपैरिजन में अपर सरफेस में तुम्हें ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें मतलब अच्छी फोटोसिंथेसिस होगी भाई, क्योंकि लाइट सीधा वहीं पे पड़ रही है, ठीक है। तो ये तुम कुछ 5 पॉइंट है तुम्हें लर्न करने ज़रूर है। यार क्या हो जाता है पता नहीं, हटाओ इसे। एक तो मैं ना आजकल पेन नहीं चला पा रहा हूँ वाला, ठीक है। हाँ, ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं तुम्हें लर्न करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे अच्छे से लर्न कर लेना, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है CBSE 2019। इसमें कम से कम 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आराम से बन सकते थे, जो कि इसमें एक क्वेश्चन में आया था कि HCl का क्या फंक्शन है, HCl का, सलाइवा का, बाइल जूस का, विलाय का क्या फंक्शन है। इधर पेप्सिन और लिपेज का। सलाइवा पता है, सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, इसकी pH तुम्हें वैसे छोड़ो, उसको क्या करोगे, डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। मैं तुम्हारी जानकारी की बताऊँ तो 30% स्टार्च का यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को माल्टोज के अंदर। कुछ और भी शुगर कुछ लोग बोलते हैं, पर जैसा मुझे पता है वैसे माल्टोज में करता है, माल्टोज के अंदर कन्वर्जन हो जाता है। शुगर यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे माल्टोज के अंदर कन्वर्ट जो होता है 30% हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, माउथ के अंदर। HCl का क्या फंक्शन है, एसिडिक मीडियम होता है भाई, एक्शन ऑफ पेप्सिन। अगर HCl नहीं होगा तो जो पेप्सिन है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। और HCl क्या करता है, HCl का क्या फंक्शन है, मैनी बैक्टीरिया को मारता है जो भी फूड के अंदर होते हैं। तो ये बहुत आसान से पॉइंट है। बाइल जूस मुझे बताया मैंने, एल्कलीन होता है, पीछे पढ़ लिया है। ब्रेकडाउन ऑफ फैट या फिर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में भी हेल्प करता है, हमने पढ़ लिया है। विलाय का फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है। विला होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और भी जगह होती है, पर अभी तो मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय होती है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने में कोशिश करती है। छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे करके, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। पेप्सिन की बात करते हैं तो बहुत कंफ्यूज जाते हैं पेप्सिन और लिपेज में बच्चे। तो पेप्सिन क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और लिपेज जो करता है इमल्सिफाइड फैट्स। तो याद रखना है हमें पेप्सिन और पी, ठीक है, पेप्सिन और पी, मतलब पेप्सिन से प्रोटीन का डाइजेशन होगा और लिपेज से तो भाई फैट का होगा, बिल्कुल अलग ही बात है। आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बहुत आसान है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल है। आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है। आर्टरी भाई थिक वॉल्ड होती है, वेन थिन वॉल्ड होती है, हम सबको पता है। ये हार्ट टू अदर पता है, ब्लड को हार्ट से सारे अदर पार्ट्स में ले जाती है। वेन्स क्या करती हैं, सारे ऑर्गन्स से ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती हैं, उल्टा काम है ये, जिसका जाना होता है उसका आना होता है। पर इसमें एक तुम्हें पता होगा, तुम्हें एक्सेप्शन पता होगा, इसमें क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, इसमें पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है, जैसे हमें पता है कि आर्टरी होती है मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। पर इनका जो एक्सेप्शन है वो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है आर्टरी की, जो एक्सेप्शन है वो है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड के बदले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती है। तो उल्टा होता है, मेन हमें याद रखना है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, वेन डीऑक्सीजनेटेड। पर इसमें जो एक्सेप्शन है वो है पल्मोनरी आर्टरी एज वेल एज पल्मोनरी वेन। सिचुएटेड डीपर अंडर द स्किन, और ये भैया वेन तो दिखती है हमें, दिख रही होगी तुम्हें,
पता नहीं, तुम अपने देख लेना, ठीक है। बहुत बिल्कुल स्किन के जस्ट नीचे होती है वेन्स, आर्टरी होती है अंदर, और यहाँ पे जब इंजेक्शन लगता है तो बहुत दर्द होता है, मुझे भी लगा था एक बार। 11th क्वेश्चन बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और प्रोसेस ऑफ एरोबिक। इसको समझाने का कोई मतलब नहीं, तुम पढ़ सकते हो, जब भी मैं समझा देता हूँ। ये रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तो उसको एरोबिक कहते हैं। यहाँ पे तुम्हें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी और वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। दो प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरोवेट। ये तुम्हें रटना है, कोई मैं समझाऊंगा नहीं इसमें आगे जाके तुम 11th से पूरा प्रोसेस समझोगे इसका। साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस। क्रेब्स साइकिल यहाँ पे पायरोवेट को कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे अराउंड से अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 38 ATP मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल 38 ATP निकालता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बात हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये जो टेबल है, ये जो चार्ट है, इसको रट लेना, बात खत्म, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसको इसमें फॉर्म में लिख दिया गया है। रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनरोबिक रेस्पिरेशन सबको पता है, उल्टा बात है। यहाँ पे 2 ATP ऑफ एनर्जी निकलेगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आउट होगी। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे तुम्हें 2 ATP के देगा, ठीक है। यहाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, और इसमें और ये देख सकते हो कि जो ग्लूकोज है वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ग्लूकोज का ब्रेक हो जाता है। फिर से ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। बाय ब्रीदिंग एक बकवास, मतलब बहुत अच्छा प्रोसेस है। ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग नॉर्मल, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड जो तुमने खाया उसके अंदर से जो एनर्जी, एसिमिलेशन वाला प्रोसेस, वो रेस्पिरेशन को, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। फिजिकल प्रोसेस होता है, ये केमिकल प्रोसेस होता है, लंग्स में होता है। और ये लंग्स के साथ जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमने पढ़ा होगा, तुम्हें नहीं पता तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम फूड और रिलीजेज एनर्जी फॉर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, रेस्पिरेशन में तुम्हें बता दिया। इसमें एनर्जी बहुत अच्छी खासी लग भी जाती है रेस्पिरेशन में। ओके, ब्लड एंड लिम्फ के बारे में, रेड कलर होता है, कलरलेस होता है। इसमें RBC जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं होते, ठीक है। जब भी तो भाई ये कलरलेस है, वरना अगर RBC होता तो हीमोग्लोबिन होता तो तुम्हारा रेड कलर का होता। लिम्फोसाइट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे थोड़े। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस यहाँ पे मोर होते हैं, यहाँ पे थोड़े कम होते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि हीमोग्लोबिन RBC ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होती है। मेटाबॉलिक वेस्ट और CO2 नॉर्मल अमाउंट में होते हैं ब्लड के अंदर, पर वहीं बात करूँ मैं यहाँ पे लिम्फ के अंदर, तो यहाँ पे बोथ आर मोर देन द ब्लड, ठीक है। सॉल्युबल इसमें ज़्यादा ही होते हैं, मतलब ब्लड के अंदर, ठीक है। सॉल्युबल प्रोटीन्स आर मोर इन इनसॉल्युबल प्रोटीन्स, ठीक है। सॉल्युबल प्रोटीन्स का मतलब होता है जो आराम से सॉल्युबल हो, मतलब डिजॉल्वेबल हो, ठीक है। तो वो ज़्यादा होते हैं यहाँ पे इनसॉल्युबल से, वहाँ पे इनसॉल्युबल होते हैं ज़्यादा सॉल्युबल से। तो तुम्हें एक का लर्न करना है बस, ये एक का लर्न कर लो, इसका ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। फाइब्रोनोजन लार्ज अमाउंट में होते हैं। फाइब्रोनोजन यहाँ पे क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, पर हमें नॉलेज रखनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी यार। क्लॉटिंग फैक्टर होता है, यहाँ पे कम अमाउंट में होता है, क्योंकि ब्लड जब तुम्हारा कहीं चोट वोट लग जाती है तो तुम्हारा ब्लड कैसे क्लॉट कर जाता है, क्योंकि वहाँ उसमें ज़्यादा क्लॉटिंग फैक्टर होता है। लिम्फ में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल यहाँ पे होलोजोइक और सेप्रोफिटिक तुम पढ़ सकते हो, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मैंने तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल डाला हुआ है, तुम इसको जरूर एक बार देखना, पढ़ना। कुछ ना समझ में आए तो तुम मुझे बताना। सेप्रोफिटिक वही डिकेइंग डेड से होता है, यहाँ पे होलोजोइक मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। एग्जाम्पल अमीबा हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई, राइजोपस तुम बात कर लेना। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगाना था, पर मुझे लगाना पड़ा उन बच्चों के लिए जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसको तुम्हें एक बार पढ़ना होगा। तुम्हें जब भी मैं बता दूं, ये राइट एट्रियम होता है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल होता है, राइट, और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे डीऑक्सी ब्लड होता है, यहाँ सारा ऑक्सी ब्लड होता है। यहाँ ये जो वॉल्व होती हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली वॉल्व को ट्राइकिस्पिड वॉल्व कहते हैं, या फिर या तुम्हें मिलेगा, यहाँ मिलेगा तुम्हें, रुक जाओ एक सेकेंड, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व मिलेगी तुम्हें, यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व मिलेगी तुम्हें। और तुम्हें बता दूँ, ट्राइकस्पिड वॉल्व को और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से दो साउंड यहाँ पे निकलती हैं, लब और डब। इतना गहराई में तुम मत पढ़ो, छोड़ो। ये फर्स्ट साउंड होती है, सेकंड होती है। 3 फ्लैप्स होते हैं लेफ्ट, यहाँ पे सेमलर, यहाँ पे भी एक वॉल्व होती है, इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। और कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। वॉल्व्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, बैक फ्लो नहीं होता, ठीक है। बैक फ्लो एब्सेंट होता है वॉल्व्स के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे थे कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है, अब जिनको नहीं पता, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ये होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम।
दो वेंट्रिकल्स के बीच का जो ये सेप्टम डिवाइड कर रहा है, सेप्टम मतलब डिवीजन होता है, डिवाइड जो करता है उसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकल। फालतू की यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, तुम पढ़ सकते हो। पल्मोनरी एओर्टा होता है, एओर्टा यहाँ पे मेंशन नहीं है, और यहाँ पे एक वेना कावा होता है जो कि मेन वेन होती है, सबसे बड़ी वेन। एओर्टा किंग आर्टरी होती है। और तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्डिक मसल फाइबर होता है हमारे हार्ट के अंदर। फटीग मतलब एकदम से कहीं रुक जाना, या फिर क्रैम्प्स या कुछ हार्ट के अंदर कुछ ऐसा होना, फटीग उसको बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड फूड इन ह्यूमन इनसाइड एग्जाम्पलर, इसमें भी बिल्कुल सेम, मैंने इसलिए बिल्कुल नहीं डालना था वही इंजेक्शन डाइजेशन, इसको अमीबा वाले से कंफ्यूज मत कर जाना। हम माउथ से ह्यूमन बींग्स खाते हैं। सलाइवा लेवल सिक्रीट होता है यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च की बात करी गई है यहाँ पे। पढ़ते जाना पॉज पॉज कर करके। ईसोफेगस के अंदर जाता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि ईसोफेगस हाईली मस्कुलर होता है, और ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी तुम्हें देखने को मिलेगा, जिससे तुम्हारा खाना अंदर जाता है बोलस के फॉर्म में। बोलस के फॉर्म में अंदर चला जाता है तुम्हारा खाना। मूवमेंट हेल्प्स इन द फूड टू मूव टूवर्ड्स द स्टमक। ये तुम्हारा खाना स्टमक के अंदर गया। और ईसोफेगस के अंदर नो डाइजेशन ऑफ फूड। क्या बात कही यार, अभी ईसोफेगस है तो उसमें कोई डाइजेशन होगा ही नहीं, वो तो तुम्हारा हेल्प कर रहा है खाना तुम्हारे स्टमक तक पहुँचाने में। डाइजेशन जो भी होगा सब स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम्हें मिलेगा, पेप्सिन मिलेगा तुम्हें, फिर यहाँ पे म्यूकस लेयर मिलेगा। और तुम्हें स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करी गई है। वाइडर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज टर्म्ड हीलियम। एक चीज़ खा गए ये लोग, जेजुनम भी होता है, जेजुनम, ठीक है। ड्यूडेनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम ये होता है। इसने इन्होंने बोल दिया ड्यूडेनम के बाद सीधा इलियम, कोई बात नहीं। फिर दो ग्लैंड होती हैं, लिवर एंड पैंक्रियाज। लिवर से हिपैटिक डक्ट, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक डक्ट, और दोनों मिलकर हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट 11th-12th में पढ़ोगे। बाइल सिक्रीट होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलेज, माल्टोज और इन्वर्टेज दोनों एक्ट करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। कार्बोहाइड्रेट्स का करता है इन्वर्टेज एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स का करता है। पेप्सिन भी प्रोटीन्स का करता है। लिपेज फैट्स का मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। बात करता मैं एब्जॉर्प्शन बताया, एसिमुलेशन, इजेशन। ड्यूडेनम इलियम पार्ट में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, वहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाय में तुम्हें बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। एब्जॉर्ब हो जाता है फूड, फिर एसिमुलेशन में डाइजेस्ट कर देता है, डिजॉल्व फूड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। वहाँ पे जितनी भी एनर्जी होती है वो ऑप्टेन कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। और इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के वाइडर पार्ट में खुल जाता है जाके। कोलन, सीकम और रेक्टम 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। सॉलिड बन जाता है, फिर इजेशन रेक्टम के हेल्प से बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ट्रांसपिरेशन पता है यार, टेक लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे स्टोमेटा, वहाँ से पानी का निकलना ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हो उसे। हेल्दी पॉटेड प्लांट लो, प्लास्टिक शीट लगाओ, ब्राइट सनशाइट में तुम क्या देखोगे तो उस कुछ ड्रॉपलेट्स मिलेगी तुम्हें उस प्लास्टिक के शीट के अंदर, तुम्हें पता चलेगा भाई स्टोमेटा के अंदर से पानी निकलता है। 17वां क्वेश्चन, वाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अगर मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई डाइजेशन जो होता है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है? इनसाइड एग्जाम्पल का सवाल है और ये 2019 का सवाल था। डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वाह। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोवाइडेड बाय विलाई। मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि विलाई करती है सरफेस एरिया जो होता है उसको इंक्रीज़ कर देती है, तो इसलिए सरफेस एरिया के इंक्रीज से एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई की हेल्प से, इसलिए वहाँ पे अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। लास्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या है भाई? क्योंकि दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहे, मेन तो ये चीज़ है। और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्योंकि हाफ कम्प्लीटली सेपरेटेड बाय राइट, हाफ बाय सेप्टा। 2 सेप्टा के नाम बता दिए मैंने तुम्हें। प्रिवेंट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिश में ऐसा नहीं होता, दोनों ब्लड मिक्स होते हैं। अलाउ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बहुत अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाता है और बहुत अच्छे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाता है। हैव हाई एनर्जी नीड, जिन एनिमल्स में हाई एनर्जी नीड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें काम करना पड़ता है, जैसे बर्ड्स को हमेशा उड़ना पड़ता है, मैमल्स को इतना सारा ज़िंदगी में काम करना पड़ता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज का ये बहुत एडवांटेज हो जाता है। स्मोकिंग भैया क्या होता है? सिगरेट स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ। क्या सवाल डाला यार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सिगरेट हमें क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्योंकि भाई इसमें फ्यूम्स होता है, एल्वियोली जो वॉल्स होती हैं एल्वियोली की वो बहुत थिन कर देता है, जिससे क्या होता है रप्चरिंग ऑफ एल्वियोली। एक बार रप्चर हो गया ना आपका एल्वियोलाई तो आपका लंग्स खराब हो जाएगा और फिर आप सांस वास नहीं ले पाओगे और फिर मर जाओगे, डेथ हो जाती है, ठीक है। इससे एक डिजीज़ होती है एपीफाइसीमा, एपीफाइसीमा, एक बार स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा मुझे, पर एपीफाइसीमा एक डिजीज़ होती है, तुम नेट पे सर्च कर सकते हो, स्पेलिंग देख लेना। दिस रिड्यूसेस सरफेस एरिया, इससे ये स्मोकिंग के कारण ही होती है, जिसमें जो वॉल्स होती हैं एल्वियोली की वो डैमेज हो जाती हैं, लंग्स की वॉल।
और यहाँ पे सरफेस एरिया का क्योंकि एल्वियोली क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। टू मेक अप फॉर द रिड्यूस गैसेस एक्सचेंज द हार्ट हैज़ टू पम्प मोर ब्लड। अब जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी हार्ट के पास तो उसे ज़्यादा ब्लड पम्प करना पड़ेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेनी पड़ेगी, और फिर ओवर बर्डनिंग ऑफ हार्ट हो जाता है। भाई हार्ट भी एक इंसान है, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, हार्ट भी एक ऑर्गन है जिसको भाई कितना काम दोगे, भाई है तो वो एक लिविंग थिंग। तो भाई उससे हार्ट फेलियर हो जाएगा और तुम रिजल्ट टू डेथ हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। प्लीज़ जो सिगरेट पीता है तुम में से कोई, वैसे तुम में से तो कोई पीता नहीं होगा, अच्छे बच्चों तुम लोग, तो प्लीज़ मत पीना। तो इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पे ख़त्म होता हुआ। लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो मैंने नीचे इतनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, सब्सक्राइब करना है अगर वीडियो पसंद आई हो, और 500 लाइक टारगेट देना पड़ेगा यार। देखो 500 लाइक अगर तुमने नहीं दिया इस वीडियो पे, प्लीज़ तुम पूरी कोशिश करो उसको सब जगह शेयर करने की, क्योंकि अगर तुम मोटिवेट नहीं करोगे, 500 लाइक नहीं दोगे, टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे, तो फिर आगे हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे ये सीरीज़, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। इसलिए प्लीज़ 500 लाइक दे दो तुम, 500 बस 500 लाइक्स मांगे यार, ओनली 500 लाइक्स दो प्लीज़, 500 लाइक्स, और सब जगह शेयर करो इस वीडियो को। अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे तुम जाके जरूर फॉलो करोगे, अभी वंशज_ऑफिशियल, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, इसको जाके अभी जाके बिल्कुल जैसी ही वीडियो खत्म हो जाके इंस्टाग्राम खोलो और मुझे फॉलो कर लो। मुझसे तुम यहाँ पे डाउट्स भी पूछ सकते हो, तुम्हें कोई डाउट हो, तुम्हें एकेडमिक से रिलेटेड कोई क्लास 10 के लिए डाउट हो, तुम वहाँ जाके पूछ भी सकते हो। ओके, इसका जो PDF होगा, जितना भी PDF है मैं अपनी वेबसाइट engword.in पे डाल दूँगा, ठीक है। engword.in पे तुम्हें सेक्शन मिल जाएगा, एक बार विजिट कर लो, या फिर इसका जो लिंक है, जो PDF का लिंक है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। रुक जाओ, टेलीग्राम पे PDF नहीं शेयर करूँगा, टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर करूँगा हमारी वेबसाइट का, कि कौन से पार्ट में डली है वेबसाइट के, वहाँ जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। बस एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो तो तुम्हें मज़े ही, तुम मुझसे पर्सनल डाउट भी पूछ सकते हो, मैं ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई कर देता हूँ। तो इसी के साथ यार ये वीडियो खत्म होता है, बस खत्म होता है वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिस्पॉन्स अच्छा देना इस वीडियो पे, तो आगे भी सीरीज़ कंटिन्यू होगी। सारे क्वेश्चंस लर्न कर लेना, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन यहीं आए, पर ये ऐसे क्वेश्चन है तुम्हें ज़रूर करने पड़ेंगे। और NCERT मैंने इसमें ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई वो तो जेन्युइन सबको पता ही है, क्योंकि अगर तुमने NCERT नहीं करी तो फिर तुम फालतू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने आए हो यहाँ पे। NCERT तो मस्ट है, NCERT करके फिर ये क्वेश्चन ज़रूर करना। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जब तक ये सी या बाय बाय।